बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़दी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक इंपॉर्टेंट फैसला आया। आज उसी फैसले पर बातचीत करेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस आया था, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद कर दिया और इसे कलअदम करार दे दिया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अपील थी वो मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और तकरीबन 41 समातें हुई। बहुत तवील ये केस चला और उसके बाद आज जो है ये केस आया। लेकिन इस केस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको मैं पहले बता दूं और उसके बाद मैं हमारे जो गेस्ट हैं जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहब और लतीफ़ खोसा साहब माहिर कानून दोनों हैं, इनके पास जाऊंगा। लेकिन इस पर सबसे पहले जो परसेप्शन है कि ये जो है जो रेफरेंस है ये बिल्कुल कॉस्ट हो गया, ये बिल्कुल दुरुस्त है। 10 रुकनी बेंच ने यूनैनिमसली इस रेफरेंस को खत्म और कलअदम कर दिया, मुस्तरद कर दिया है। दूसरी बात, ये मामला बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। 7 जो जजेस हैं वो ये कहते हैं कि ये मामला जो है वो दोबारा जाएगा एफबीआर के पास और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अहलियां हैं, उनकी जायदादें हैं, उस हवाले से एफबीआर इसकी तहकीकात करेगी और ये तहकीकात करने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दोबारा मामला भेजा जाएगा, उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर ये समझेगी कि इसमें कानूनी सुकुम है, कानूनी पेचीदगियां या फिर कहीं पे कानून को नजरअंदाज किया गया इन तमाम प्रॉपर्टीज के हवाले से, एफबीआर में तहकीकात के बाद इस रिपोर्ट को देख के तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दोबारा जो है नोटिस भी जारी कर सकती है। यह कानूनी फैसला है जो कि आया है, यानी एक तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो हम देख रहे हैं चेमक गोई हैं कि यह तमाम मामला यहां पे खत्म हो गया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से रेफरेंस कॉस्ट हो गया। रेफरेंस जरूर कॉस्ट हुआ है लेकिन उसके साथ ये हदायत भी आई है कि एफबीआर को यह मामला जाएगा और एफबीआर ये मामले को देखेगी और उसके बाद एफबीआर से तहकीकात से अगर कुछ साबित हुआ या फिर उसमें कानूनी मामला हुआ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह भेजा जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये इख्तियार जरूर हासिल है कि वो जज साहब के हवाले से कोई भी कार्रवाई कर सकें। इस मामले के हवाले से बड़े कानूनी सवालात हैं जो कि इन 41 सवालों में ऑब्जर्वेशंस की सूरत में जजेस की भी सामने आते रहे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार पूछती भी रही। ये तमाम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मामला क्या है और ये फैसला क्या, इसके नताइज अब क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर जो तलवार लटक रही थी वो लटकती रहेगी या फिर वो काफ़ी हद तक आप समझ रहे हैं कि वो सेफ हो गए हैं। ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। नासरा जावेद इकबाल साहिबा की जानिब में जाऊंगा। नासरा साहिबा, सबसे पहले आप इस फैसले को किस तरह से देख रही हैं? 13 महीने लगे। ये मई 2019 को ये रेफरेंस मूव की थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो अगर यही कुछ इसमें आना था और ये पिटीशन के जो थे इसमें रजा कराना तौर पे पेश होना था उनकी अहलिया ने, तो ये आज से 1 साल पहले कर लेते तो सारी कौम तजब्जब में ना रहती। क्योंकि अदलिया एक ऐसा सतून है रियासत का जिस पे तमाम लोगों का इन्हिसार है कि हमें वो हर किस्म की दादरसी फराहम करेंगे और इनके तमाम फैसले शफाफ होंगे। जो भी इनकी तरफ से बात आएगी वो शफाफियत पे मबनी होगी। तो काश ये बात पहले हो गई होती। हर कैफ जो अब भी हो गई है, अब 7 जजेस का फैसला एक तरफ है और 3 जजेस का अलहदा है, तो 7 जजेस का जो फैसला है वो तो प्रिवेल करेगा। इसका मतलब ये है कि फिल वक्त तो जो रेफरेंस है ये क्वाश हो गई और अगर दोबारा कोई रेफरेंस मूव की जाए इसके बारे में क्या इम्कानात है मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि 4:15 बजे तो ये फैसला अनाउंस हुआ है। मैंने खुद अभी इसको टीवी पे देखा नहीं, आपसे ही सुना है जो है। बाहर कैफ मैं इस बात पे उम्मीद हूँ कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में कोई ऐसी बात शामिल कर लेनी चाहिए। 2009 में ये असर नौ बनाया गया था कि अहलिया और जज का तमाम जो एहसासे हैं उनको एक जगह इकट्ठे देखने का इख्तियार हो, जो है जी अदलिया या जो रियासत है। ठीक। लतीफ़ खोसा साहब, आप ये फैसला यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा और आपने पढ़ लिया होगा, तो इस फैसले के हवाले से आप क्या राय कायम करते हैं? इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है अदलिया की तारीख का? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का पाकिस्तान में ये एक सुनहरी बाब रकम हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद बात है पाकिस्तान के अवाम के लिए। ये रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती को
मुसल्लत कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक दफा इफ्तिखार चौधरी साहब की जब तहरीक हमने वकला में चलाई थी तो उस वक्त एक बड़ा वाज़ेह आया था और वो रेफरेंस भी क्वाश कर दी गई थी। 11 जजेस उस वक्त जो है मिस्टर जस्टिस खलील रमदे साहब की सरबराही में उन्होंने वो कलअदम करार दी थी, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली बिलाखिर जनरल मुशर्रफ को जाना पड़ा। अब मैं समझता हूँ कि ये जो एक मार्कतुल आरा फैसला, अगरचे अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया है, लेकिन जो हियरिंग के अगर तनाजर में आप देखिएगा तो ये शॉर्ट ऑर्डर बड़ा वाज़ेह तौर पर इस चीज की नुमाइंदगी करता है कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी थी और रेफरेंस को वाश कर दिया गया है, इसको कलअदम करार दे दिया गया है और नोटिस की जो है उसको भी खत्म कर दिया गया है। अब जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काजी फाइज ईसा साहब के कोई चीज को वहां भेजा गया है एफबीआर के पास। एफबीआर के पास तो उनकी जो अहलिया हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनके असासा है, उन्होंने चूंकि जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो बयान अपना दिया उसके तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज साहब थे जो इसको हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये मामला वाकयाती है, हमारे देखने का नहीं है, ये मुताल्लिका इदारा ही इन चीजों को परख कर सकता है। तो वो उस हद तक उन्होंने रेफर किया है। लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि ये तफसीली जो 10 जजेस का फैसला जो है ये वही जो है, अगर हुकूमत बदयांती से करती है तो ये इमरान खान को जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान की एडवाइस पर ये जो है सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजी है और ये शहजाद अकबर को कुर्बानी का बकरा बनाने से काम नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा जो है ये मसाइल खड़े करेगा अगर तफसीली फैसला इसी तनाजर में आता है जो हमने आखिरी दिनों में बहस सुनी और जजेस की जो ऑब्जर्वेशन देखी है। तो इस शॉर्ट ऑर्डर से ये तो अखल बड़ा वाज़ेह हो गया कि जो रेफरेंस है उसको कलअदम करार दे दिया गया है, नोटिस को कलअदम करार दे दिया गया है। काजी फाइज ईसा साहब को बाइज़्ज़त तौर पर अपने मनसब पर पहले भी बहाल थे, ये नहीं कि उनको कोई कभी मुअत्तल किया गया था, लेकिन वो तलवार जो लटक रही थी वो तलवार भी खत्म हो गई है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वकला ने एक दफा फिर, चूंकि पाकिस्तान बार काउंसिल भी इसमें मुस्तगीफ थी, यानी उन्होंने भी पिटीशन की थी, काजी साहब की पिटीशन के साथ हमारी बारों की पिटीशन की थी और हमारे बारों के लोगों ने भी इस्तदलाल बड़े दिए। और ये एसेट रिकवरी यूनिट के बारे में तो मुझे कोई इब्हाम नहीं है कि इसमें तो ये आएगा ही आएगा कि हमारा कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम ना तो कॉमन लॉ कंट्री है और के जो मुनासिब की समझते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए करते हैं, बल्कि हम एक ऐसा मुल्क है विच इज रेगुलेटेड बाय ए कोडिफाइड लॉ, यानी लिखे पढ़े आइन और लिखे पढ़े कानून के ताबे हैं। और सरकारी मुलाजिम जो है या पब्लिक सर्वेंट सिर्फ वो काम कर सकता है जिसका उसे आइन और कानून में अख्तियार दिया गया हो। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आपने। आगे जबर जेर भी नहीं बढ़ा सकता, कम कास्ट कर सकता, जबकि शहरी जो है इसके बरक्स हर वो काम कर सकता है जिसकी कानून और आइन में ममानियत ना हो। नहीं है, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इस समात में क्या कुछ होता रहा और इन समातों के हवाले से क्या कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आती रही और इस फैसले के क्या नतीजे होंगे, उसके हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम बात कर रहे थे सदारती रेफरेंस की जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला और उसकी तकरीबन 41 समातें हुई, 11-13 महीने तक ये तकरीबन जारी रहा और अब हम देख रहे हैं कि इसका फैसला आ गया। लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। लतीफ़ खोसा साहब, एक दफ़ा फिर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए कि FBI में कार्रवाई होती है और FBI में इफ़ दे फाइंड समथिंग रॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज़, आप क्या समझते हैं कि दोबारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दरखास्त जा सकती है? क्योंकि अगर शॉर्ट ऑर्डर को देखें तो उसमें तो बाकायदा तौर पर डायरेक्शन दी हुई है। देखिए, ये उनकी मोहतरमा जो है उनका पहले बात तो आपने ऑब्जर्वेशन सुन ली 10 बजे की कि हम बिल्कुल मुतमईन हैं
कि आपने 2004 में जो ली, आपने जितनी प्रॉपर्टीज और एसेट्स लिए हैं उसकी ट्रेल ऑफ मनी उन्होंने पूरी पूरी दी। उन्होंने अपनी जद्दी जायदाद के खसरे और रकूनी नंबर और मौला सब कुछ उन्होंने जो है तफसीलन बयान किया। तो वो जो है अब जब टीचर रही है अमेरिकन स्कूल में, उसकी भी उन्होंने सारा पे और क्लिप सारी लगाई है। एक उन्होंने ट्रेल जो है वो सारी बैंकिंग चैनल के जरिए जो भिजवाई है। आपको कोई शक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को जरा भी शक होता कि ये डॉक्यूमेंट, हाँ ये उनकी डोमेन में नहीं था, ये उनका काम नहीं था कि वो उनकी बीवी की नालिश उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, वो कोई एफबीआर का काम नहीं कर रहे थे कि टैक्स को देखें, टैक्स से मावरा है या टैक्स के अंदर है। एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होती है। मैं खुद एक जिम्मेदारा करते हूँ, मुझे इल्म है कि एग्रीकल्चर टैक्स नहीं हो सकती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन हाँ उसकी इनकम आप डिराइव करते हो, उसको बेच। इन्होंने क्लिफ्टन की भी बेची प्रॉपर्टी, और उधर जो थी बलोचिस्तान में और सिंध की भी इन्होंने प्रॉपर्टी की थी जो इनको वालिद साहब की तरफ से जद्दी वरासत में मिली थी। तो यार खुदा का खौफ करो, अगर हमने इस तरह अपनी बीवियों को, औरतों को इस तरह से, या पहले तो उन्होंने जो किया वो भी सुनने लायक था, जो उन्होंने कहा कि एफबीआर ने मुझे कितने कितने घंटे बिठाया और फिर कभी किसी अफसर के पास भेजते थे, कभी किसी दफ्तर में भेजते थे। देखिए इससे ज्यादा बददियानती और बदनीयती क्या हो सकती है एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की, कि आपने उनको जलील करना मकसूद था। उनकी बीवी को भी, उनके बच्चों को भी, जज साहब को पर भी तलवार लटकती रखी। मैं समझता हूँ कि अगर ये यूरोप होता तो हुकूमत न सिर्फ घर जा चुकी होती, बल्कि इतना हर्जाना लगता जितना पाकिस्तान का बजट नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये आप जो बात कर रहे हैं ये एक बड़ी स्पेक्युलेटिव किस्म की बात है, मुझे कोई शक नहीं है। हाँ अगर चले मैं इसका बस मैक्सिमम जवाब भी दूं तो ठीक है। अगर वो समझते हैं कि ये पहले तो बेनामी उनका काम नहीं है कि वो कहें कि ये बेनामी है और ये दरअसल पैसे जो है ये काजी फाइज ईसा साहब के थे, या काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी बीवी को दिए या अपने बच्चों के नाम उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीद की, ये ना किसी का इल्जाम है, ना कोई इस पे फाइंडिंग एफआईआर दे सकती है और इसके बिना रेफरेंस नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो कहती हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने कही है, मेरे एसेट्स हैं, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा मेरी इनकम की जो मैंने, जिससे मैंने अपना जो है ये खरीदी है 2004 से लेकर कुछ, जब वो कह रही, अगर एफबीआर इसे, मैं मैक्सिमम वर्स्ट केस लेता हूँ, अगर एफबीआर कहती है कि इन्होंने इसकी कोई एसेट्स कोई टैक्स देना था, टैक्स नहीं दिया, तो उनको ज्यादा से ज्यादा वो भी 6 साल के अंदर देख सकते हैं, 6 साल से पहले का नहीं देख सकते। तो वो ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि भी ठीक है, आप ये जो है इस पर इतना टैक्स बनता है जो आपने, चले मुगालता हुआ या अमल कस्टम आपने नहीं दिया, आप ये टैक्स दे दें, और इस पर अगर ज्यादा से ज्यादा होता है तो आप उसकी पेनल्टी लगा देते हैं। लेकिन इससे कायल भाई ईसा साहब पर रेफरेंस नहीं बन सकता, ये बड़ा वाजे मैं तुला आपको बता रहा हूँ। ये उन्होंने कहा जरूर है जी, लेकिन ये फाइंडिंग कौन देगा? ये काजी फाइज ईसा के पैसे थे और उनके नाम ही सारा ट्रांजैक्शन था, और उनकी बेगम साहब को कोई विरासत में नहीं मिला कुछ भी, और उनकी तनख्वाह भी उनको जो है अमेरिकन स्कूल की नहीं मिली है, और उन्होंने कोई प्रॉपर्टीज और एसेट्स नहीं बेचे हैं। तो ये आप इतना दूर ना जाइएगा, हम ना खींचे इसे, इसको और सवालत करें, ये जितना इसको खोलेंगे उतनी गंदी होगी हुकूमत। ठीक हो गया। जस्टिस नासरा जावेद साहब की जानिब जाऊंगा। लतीफ़ खोसा साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, कुछ जवाबात हैं उनका, उसके बाद मैं आपकी जानिब ज़रूर आऊँगा। नासरा जावेद साहबा मुझे ये बताएं कि वर्स्ट केस सिनेरियो, लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि अगर इनकम टैक्स के हवाले से एफबीआर में जाता भी है और एफबीआर उसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ देखती है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि वो फ़ाइन हो जाएगा और वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब हर्फ दोबारा उठेगा नहीं और ये पॉसिबल नहीं है कि उनके खिलाफ दोबारा रेफरेंस बन सके। तो इस पर मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूं, डू यू एग्री विद हिम? देखिए ये बात तो वैसे बड़ी अजीब है, कभी आज तक मैंने सुना नहीं कि एक रेफरेंस हो और उसके बाद दूसरी रेफरेंस डाली जाए। देखिए पाकिस्तान है, यहाँ कोई बात बड़ी तो इम्कान नहीं है। सवाल ये है, मैं समझ इस तरह इदारों का और रियासत के सतूनों का आपस में टकराव होना नहीं चाहिए। शुरू में जब इन्होंने 13 महीने पहले ये रेफरेंस डाली थी, पहले अपने मालूमात मुकम्मल करते, किसी गुमनाम शख्स के कहने पे इन्होंने
डाल दी रेफरेंस और उसके नतीजे जब हमारे सामने आ गए। लेकिन मैं समझती हूँ कि शफाफियत जो है जजेस के किरदार में वो कायम रखने के लिए जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को भी थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए। और अगर इनकी, जैसे एहलिया ने बताया है कि इनकी प्रॉपर्टी सिंध और बलूचिस्तान में थी, इन्होंने टैक्स रिटर्न्स इसलिए नहीं फाइल किए कि नकवी साहब जो इनके वकील थे उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पे इनकम टैक्स होता ही नहीं। तो अगर ये वाकई इस तरह की सूरत हाल है, तो अगर उसमें कोई तरमीम की गुंजाइश है तो जैसे अभी खोसा साहब ने फरमाया वो तरमीम हो सकती है। अगर पेनल्टी की कोई गुंजाइश है वो भी लग सकती है। लेकिन ये सारे मामला जो है ना, ये कुछ कौम के लिए खुश आइंद नहीं है। हमें चाहिए कि जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, अदलिया, इंतजामिया, मकननिया अपने अपने दायरों में रहे, अपने दायरा इख्तियार में जो काम करता है करे, और एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के कोई वार करने की कोशिश ना करे जिससे दूसरे के लिए एक सुबकी का मौका बने। कोई देखे कि सारी कौम जो है इस वक्त किस तजब्जब में पड़ी इतने महीनों से, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक ठीक। खोसा साहब आपकी जानिब आऊँगा। एक तो ये मामला जो है जज साहब की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि पब्लिक किया जाए और इसकी ओपन हेयरिंग हो ओपन कोर्ट में, तो आप क्या समझते हैं अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दोबारा रेफरेंसेस किसी जज के खिलाफ आते हैं और वो दरख्वास्त बाकायदा तौर पर देता है कि इसे पब्लिक हेयरिंग हो, इसे बाकायदा तौर पर ओपनली सुना जाए, तो ये एक रास्ता हमवार हो गया? इससे पहले कोई अदालती नज़ीर हमें ऐसी मिलती है? खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप? जी जी जी, मैं मौजूद हूँ। देखिए, अभी जो ओपन हियरिंग हुई है और जो उनकी वजह मोहतरमा का बयान भी जो है उन्होंने ओपन सुना। आप पहले उनका जवाब था कि हम इसे चेंबर में सुने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसको ट्रांसपेरेंट होने दी, शफाफ होने दी, अवाम पाकिस्तान की पूरे अवाम को देखने दें, सुनने दें, आपके दुनिया में पहुंची ये बातें उनकी। तो ये एक तासुर क्रिएट किया जा रहा था कि भी देखें ये बाकी तो सारे टेक्निकलिटी से पीछे छुप रहे हैं, जज साहब अपनी ट्रेल नहीं बता रहे, बार बार सारे उन पर ये तनकीद कर रहे थे। ये हुकूमती जो माशाअल्लाह जफर मौज एक एडवाइजर्स और असिस्टेंट्स और मिनिस्टर्स की है, वो ये सारे लगे हुए थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ओपन होने से सारी पाकिस्तान तो क्या सारी दुनिया ने सुन लिया कि उन्होंने ट्रेल जो है पूरी की पूरी बड़े तफसील से मुफस्सल तरीके से उन्होंने बता दी, और वो इबहाम जो था, जो एक प्रोपेगेंडा था, वो भी खत्म हो गया। तो इसलिए शफाफ ये ओपन करने का ये फायदा होता है। देखें, अगर तो आप कैमरे में करते हैं तो एक फरीक कुछ कहता है, दूसरा फरीक जो है उसके मुतजाद बात करता है। लेकिन खोसा साहब इससे एक और रास्ता भी तो खुल गया, मतलब अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ अगर कोई भी जज के खिलाफ अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर रही है और वो जज फिर इसी तरह कह देता है कि मैं चाहता हूं इसकी पब्लिक हेयरिंग हो, तो आप क्या समझते हैं कि हर कोई चाहेगा, जाहिर बात है प्रेफरेंस होगी उसकी पब्लिक हेयरिंग हो, तो ये एक जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक कंडक्ट है कि बंद कमरे में जो है हेयरिंग की जाए, वो किसी ना किसी हद तक आप नहीं समझते कि इसको अफेक्ट करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि जज साहब अगर तो उनका क्लीन है, अगर उनकी कॉन्डक्ट बड़ी साफ है, अगर वो समझते हैं कि इसको पब्लिक होने ही जो है पाकिस्तान के और अदालती निजाम के फायदे में है, तो ये जज साहब की ऑप्शन है जिन पर ये है। अगर वो नहीं चाहते, देखें अक्सर ये होता है कि जब रेफरेंस होती है, हमने माजी में देखा कि वो जज साहब जो है मुस्ताफी हो जाते थे। अभी भी रिसेंट पास्ट में आपने देखा कई जज जो है मुस्ताफी हो गए और रेफरेंस वो खत्म हो गई, क्योंकि रेफरेंस इसके अलावा कुछ नहीं होती, इट इज रिमूवल ऑफ द जज। तो वो जो जज साहब फेस नहीं कर सकते या जिनकी कोई कमजोरी होती है, वो खुद ही अपने आप को जो है इस्तीफा दे के उससे मुस्तस्ना करार दे देते हैं, इस इंक्वायरी से, इस इन्वेस्टिगेशन से, इस प्रोसेस से। तो इसलिए अगर जज समझता है कि मैं साफ हूँ, तो मेरे ख्याल ये उसकी ऑप्शन है, तो वो कहता है ओपन करो, तो फिर ठीक है। अगर वो समझता है कि मैं इससे दागदार नहीं होता, मेरे खानवादे को मुतासर इफेक्ट नहीं करती, और वो समझता है कि ये अदलिया की आज़ादी और लोगों के, जो पाकिस्तान की आवाम को इस मामले को समझने में ये जो है बहुत मुफीद रहेगा, और वो कहता है कि इसे ओपन करें, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई मुज़ायका नहीं है, बिल्कुल ओपन में होनी चाहिए। और आजकल के दौर में आप देख रहे हैं, मैं भी काबीना में 10 साल हिस्सा रहा हूँ, हम काबीना में डिस्कशन करते थे, आपके टिकर पहले चल रहे होते थे, हालांकि वो हमारी ऐसी मीटिंग होती थी जिसमें
ये ममानियत थी कि कोई जो है यहाँ बाहर जाके नहीं बात करेगा, लेकिन वो अभी कंक्लूड नहीं होती थी और टिकट चल रहे थे। तो इसलिए आप मीडिया आपका चौथा सतून है रियासत का, और वो आगे ही देता है आवाम को, और इसी से मैं समझता हूँ आगे जो बेहतर होता है और सोसाइटी इसी तरह ग्रो करती है और हमारा रूल ऑफ लॉ मजीद मजबूत होगा, तो इसमें कोई मुजाहिदा नहीं। ठीक हो गया। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फिर एक इंपॉर्टेंट बात, जो क्या बीवी के असासों का जवाब शौहर से लिया जा सकता है, इस पर अदालत में बहुत बहस हुई, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के हवाले से बहस हुई, इस पर आकर बात करेंगे। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी मेरे साथ होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। एक जो बात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बार बार होती रही और उस पर बार बार फ़रोग नसीम जो कि हुकूमती वकील थे उनका इन्फ्लुएंस रहा, उस पर वो कहते रहे, उस पर जोर डालते रहे, वो ये बात थी कि बीवी के असासे जो हैं उनका जवाब दे उनका शौहर हो सकता है। और रूल ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अगर रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो उन्होंने कहा कि मर्द और औरत दोनों जो हैं साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं, इस वजह से दोनों के मामलात एक दूसरे के मामलात को जानते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स भी दोनों के अलग नहीं है। स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि कन्वेंशनली और जो नॉर्म्स हैं हमारी सोसाइटी में वो ऐसे फॉलो होते हैं कि इंडिपेंडेंटली इतना बीवी को नहीं समझा जाता और उसके तमाम असासों की तफसीलात शौहर के पास मौजूद होती हैं। इसलिए जस्टिस साहब ने इन तमाम असासों का जवाब क्यों नहीं दिया, उस हवाले से बात करूंगा मैं लतीफ़ खोसा साहब से। लतीफ़ खोसा साहब, ये जो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी पे बात हुई अदालत में और फ़रोग नसीम साहब ने बहुत ज़ोर दिया, इस पे काफ़ी देर लगाई उन्होंने और जजेस के हवाले से बेशुमार ऑब्जर्वेशंस भी इस पर दी गई, तो इसके हवाले से कानून क्या कहता है? क्या शौहर जवाबदेह है अपनी बीवी के असासा जात के हवाले से? किस जमाने की बात करते हो यार, मुझे तो ये नहीं पता मेरी बेगम ने कितनी कमेटियां डाली हुई हैं और उन्होंने उन कमेटियों को पैसा वसूल करके कितने जेवर खरीदे और या क्या क्या खरीदा है उससे। मैं देखें, बात ये है कि ये जो आप अगर बात करते हैं पार्लियामेंटेरियन की, बार बार ये इक्वेट करते हैं कि देखें वो आर्टिकल 263D में आईन में दर्ज है कि आप और उसके जो आपका फॉर्म है 62 और 63 का और जो इलेक्शन कमीशन एक्ट है 2019 और उसके जो रूल्स हैं, जवाबित हैं, उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आपको नेशनैलिटी भी जरूर बतानी पड़ेगी, आपको अपने एसेट्स स्पाउस के, बेगम के और डिपेंडेंट्स के आपको एसेट्स जो है वो देनी चाहिए, मगर वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए है। तो जजेस के लिए स्पेसिफिकली जो है आईन में ऐसा नहीं है। अब अगर कोड ऑफ कॉन्डक्ट में, जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में, मेरी बहन नासरा, जस्टिस नासरा साहब आप बेहतर बता सकेंगी, अगर उसमें कोई दर्ज है तो फिर वो और बात है कि उसके कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन, मगर अगर वो इंडिपेंडेंट है इस तरह वो फरमा रही हैं, ये नहीं कि वो खोसा है, इसलिए मैं खोसा होने के नाते से शायद उनको डिफेंड करता हूँ तो उस नाते से तो काजी फायज़ ईसा साहब हमारे बहनोई लगे ठीक हो गया। मगर मैं कह रहा हूँ कि देखिए अगर वो इंडिपेंडेंट है, इस तरह के उनका इंडिपेंडेंट ठीक हो गया। नासरा जावेद साहब से पूछ लेते हैं कि अगर जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में इस हवाले से कोई चीज़ बताई गई है, क्या जो बीवी के असासे हैं उसके हवाले से शौहर को जवाब देना होता है? फिलहाल तो उसमें कुछ नहीं है। 2009 में ये तरमीम शुदा कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई अमर माने नहीं कि इसको डाल लिया जाए। देखिए इम्तियाजी सलूक क्यों हो आइन में? अगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको अपने अहलिया का और बच्चों के साथ से जो है वो जाहिर करने की है ज़रूरत, तो ये सब के ऊपर इतलाक एक जैसा होना चाहिए ताकि ये पता लगे कि किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। और मैं ये बात यहाँ पे कहूँगी बरमला कि जिस वक्त मेरे शौहर थे जज, तो जो उनके साथ से उन्होंने डिक्लेयर किए थे तो मैंने रज़ाकराना तौर पे
अपने असासे भी डाल दिए थे, हालांकि मेरा उनके एहसासों से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। मेरा तो ताल्लुक एक कारोबारी खानदान से था और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक शफाफियत को और अंगुश्त नुमाई ना तक लोग कर सके, मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा तरीक है जिसको हमें हर एक के लिए रखना चाहिए, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो गवर्नर हो, हर एक में होना चाहिए। जस्टिस साहिबा, आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये भी बनता है कि आपके असासों के बारे में आपके शौहर को मालूम था वैसे कि कितने असासे क्यों हैं? नहीं, क्या यकीनन मालूम था। जिस वक्त इंसान का अक्द होता है किसी के साथ तो सब मालूमात होते हैं। मुझे भी मालूम था कि उनके क्या हालात हैं, उनको मालूम था कि मेरे क्या हालात हैं। ये ये सवाल कोई ढकी छुपी बात तो होती नहीं। ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से मुतवातर एक मौक़िफ़ अपनाया गया और वो बड़े स्ट्रिक्ट थे इस मौक़िफ़ पे कि जो मेरी बीवी हैं वो इंडिपेंडेंट है, आप उनसे जाके इंक्वायरी करें, उनके खिलाफ FBI में कार्रवाई करें। उन्होंने सारा अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, जो भी कार्रवाई होती है उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होता है वो मेरे पे असरअंदाज नहीं होगा। तो इस हवाले से अदालत में बड़ी बहस हुई। चूँकि आप खुद जज रही हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम तौर पर अमूमी तौर पर देखने में हमारी सोसाइटी में आता है, इस वजह से मैंने लतीफ़ खोसा साहब से भी ये सवाल किया था, इस पे आपकी भी राय जानना चाहता हूँ। मैंने तो जैसे अर्ज कर दी, मेरा ख्याल है कि कानून और आइन सबके लिए यकसा होना चाहिए, किसी की इस्तिस्ना होनी चाहिए ही, ताकि हर एक शहरी को पता हो कि जी हमारे सामने सब बात जो है वो शफाफ है। और ख़ास तौर पे अदलिया जो है ना, उसके ऊपर तो अंगुश नुमाई होनी चाहिए ही नहीं। और अंगुश नुमाई इसी तरीके से हो सकती है कि कोई कहे कि जी मुझे पता नहीं। अब यही बात अगर 12 महीने पहले आ जाती रजा कराना तौर पे अदालत में, तो ये बताइए ये जो तजब्जब हमने उठाया 12 महीनों का, ये किस वजह से उठाया? कोई अच्छी तो बात नहीं ना लगी। बिल्कुल खोसा साहब, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये अगर मनी ट्रेल के हवाले से मामलात ही थे और इतनी लंबी एक्सरसाइज भी हुई, हमने देखा कि अदालत में फ़रूक नसीम साहब ने बड़ी कोशिश की कन्विंस करें, जजेस साहिबान को फुल कोर्ट बैठा हुआ था, लेकिन हमें जजेस साहिबान तब कन्विंस होते नज़र आए जब बाकायदा तौर पर वो अदालत में वीडियो बयान चलाया गया और उसमें अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने बताया और रसीदें वगैरह शो की, मनी ट्रेल शो की। तो ये क्या पहले नहीं किया जा सकता था? अगर पहले हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, इतनी लंबी एक्सरसाइज ना होती, फिर अदारों में टकराव की बात को की जा रही है, वो तासुर भी ज़ाहिल हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, एक बात तो ये कि अभी जज साहब ने अच्छी बात की कि होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए और है में बहुत फर्क है। एक बात तो ये है कि एक डायरेक्टरी होता है हमारा कानून जो कहता है कि ये करो, दूसरा होता है मैंडेटरी का कॉन्सिक्वेंस है कि अगर आप ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो आप डिसमेंबर हो गए, या आप इलेक्शन नहीं कर सकते, या आप पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते, या आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आपको कंटेम्प्ट में सजा भी हो सकती है। तो ये अगर कोई रूल्स में जवाबित में जिस तरह कोड ऑफ कंडक्ट में अगर कोई ऐसा है भी तो वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैं ये बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि जजेस के लिए एक हायर कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत होता है, क्योंकि वो इंसाफ के उस मंबे पे बैठे हुए जहाँ उन्होंने। खोसा साहब, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई थी कि सेक्रेट ट्रस्ट है और इसके जजेस ज्यादा जवाब दें आम आवाम से या बाकी जो ठीक है जवाब दे हैं, लेकिन कानून के मुताबिक, भाई कानून के मुताबिक। लेकिन कानून बना दें। अब इस फैसले की रोशनी में, इस केस की रोशनी में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं जिनकी वजाहत होनी चाहिए। आपने ठीक कहा, मुझे तो नहीं पता मेरी बीवी ने क्या जगह खरीदे हुए, कितने उनके पास एसेट्स हैं, कितनी कमेटियां डाली हुई हैं, कितना वो खर्चे करते हैं। लेकिन गौसा साहब, ये फैमिली टू फैमिली वेरी भी करता है। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उनकी बेगमात क्या कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता। तो हम इसको बिल्कुल डिनाइल में नहीं जा सकते इसके। हम नहीं, कोई मर्द अपनी सही आमदनी बीवी को नहीं बता सकता। गौसा साहब, लगता है आपने बिल्कुल कुछ नहीं बताया हुआ, ना आपको कुछ बताया गया है। नहीं, मेरी बीवी बहुत माशाल्लाह महारानी की तरह रहती है, इसलिए उसको छोड़ दें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि उनको बनाए, आप कानून बनाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी यकीनन वजाहत होनी चाहिए। इस केस की रोशनी में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट को करना चाहते हैं, आप SPR में तरमीम करना चाहते हैं कानून में, आप ये लॉ में तरमीम करना चाहते हैं, कीजिएगा, लेकिन कोई पैरामीटर क्लैरिटी के साथ, वजाहत के साथ ले डाउन कर दो, वरना ऐसे केसेस होते रहेंगे। मैं आप यहाँ तक पूछा है कि 9 महीने पहले या 1 साल पहले क्यों नहीं पेश कर दिया उन्होंने,
देखें ये पेश इसलिए किया उन्होंने अपनी बेगम को क्योंकि ये कहते थे जी टेक्निकलिटी छुप रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते ट्रेन, अगर होती तो ये बताते। तो ये एक सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन चलाई जा रही थी जज साहब को दागदार कर रही थी, तो उसको उन्होंने सेट एट रेस्ट किया और इसलिए आखिर में उन्होंने कहा कि ये भी ले लो, हालांकि ये जरूरत नहीं थी, ये वैसे क्वाश होता था। मैं आपको बता रहा हूँ ये एफबीआर में भी ना जाती। ठीक हो गया, हम प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। नासरा जावेद साहिबा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे मैं चाहता हूँ कि ये रेफरेंस इतनी लंबी एक्सरसाइज भी हुई और इसके बाद हमने देखा कि ये रेफरेंस कॉश हो गया, तो लेसन टू बी लर्न किया है। इतना ज़्यादा हमने कानून को पढ़ा भी, कानून को समझा भी, उसकी इंटरप्रिटेशन भी हुई, बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई, डिटेल जजमेंट आएगी, उसको हम फिर दोबारा एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी तक की जो एक्सरसाइज हुई है, आप खुद इस ओहदे पे फाइज रही हैं, तो क्या समझती हैं कि क्या कुछ होना चाहिए जिससे हम इन फ्यूचर इन तमाम चीज़ों से बच सकें? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर रेफरेंस मूव करनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो इसमें उजलत की तो कोई ज़रूरत ही नहीं ना। पहले सारी तहकीक की जाए, कोई गुमनाम शख्स आ जाए और वो लिख दे एक ख़त सदर ममलिकत को कि जी ये मुझे मालूमात हुई हैं। भाई तुम्हें मालूमात कैसे हुई, तुम्हें किसने बताया, क्या है ये सूरत हाल, पहले तफ्तीश की जाए कि सारे नौयत क्या है मुकदमे की और किस वजह से इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि फिर देखिए ये बदनीयती का जो इल्ज़ाम है ये छोटी सी बात नहीं है, इतना बड़ा इदारा है और सतून है हमारी रियासत का, और उसके ऊपर इस तरह की अगर अंगुश नुमाई हो तो ये कितनी हमारे लिए सुबकी का बायस है। और मैं समझती हूँ ये वक्त ख़ास तौर पे आज के ज़माने में हमें मुत्तफ़िक और मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ इस तरह जो है वार करने की कोई। ठीक मैडम। खोसे साहब, आप अपने जल्दी से रिमार्क्स देते हैं, फिर उसके बाद मैं क्लोजिंग करूँ। लेकिन मैं कहता हूँ टॉक्स को मजबूत करें। अगर ये यूरोप में या किसी दुनिया के मौजूद जो कानून की पासदारी करता है, आइन के ताबे रहता है, अगर उसमें ऐसा हुआ होता तो न सिर्फ हुकूमत घर जाती बल्कि डैमेजेस इतने ज्यादा उन पर कॉस्ट लगती कि आपने एक साल कौन का भी पैसा जाया किया, वक्त जाया किया, की जानी कैफियत की। उस जज को जो है जिस दबाव में रखा आपने, जिस तरह अजियत दी उसे और जिस तरह उसकी फैमिली को आपने जिंदगी को रुस्वा किया, उसकी तो खमियाजा ही ना भुगत सकते। मैं कहता हूँ टॉस को मजबूत करें, ये महजब मुआशरा हो जाएगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं करेगा इंसान। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान गिरामी का जो हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय दे रहे थे। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस का फ़ैसला आया, आज हमने उस पर पूरा प्रोग्राम किया। बाज़ माहिर कानून कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर अभी तक तलवार लटक रही है और जो उनकी अहलिया के असासों का मामला है, अगर वो FBR को जाता है तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किसी न किसी तरह उन पर भी असरअंदाज हो सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए। जबकि कुछ माहिर कानून का ये कहना है कि ये बिल्कुल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं जो अब उन पर एक रेफरेंस दायर किया गया था, चूंकि वो कॉश हो गया तो वो बिल्कुल इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा है। इन दोनों आरा का हम एहतराम करते हैं और आप पे ये फैसला छोड़ते हैं कि ये केस किस तरफ जाना चाहिए। आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।